तो बीजेपी में संसदीय बोर्ड में और चुनाव समिति में नए लोगों को बैठाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसमें नितिन गडकरी भी शामिल हैं और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इनको बाहर क्यों किया गया है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच हैं। संजीव जी, क्या लग रहा है, आखिरकार नितिन गडकरी इतने वरिष्ठ नेता और नई टीम में वो शामिल नहीं, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है क्या? हाँ, देखिए कि 2009 से पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के वो थे और अभी तो वो मंत्री भी हैं और अपने कार्य के लिए, अपने बयानों के लिए और आरएसएस से अपनी निकटता के लिए, हाँ, तीनों सबसे बड़ी चीज़ों बात के लिए जाने जाते हैं। नागपुर जहाँ आरएसएस मुख्यालय है, वहाँ से सांसद भी हैं। तो जब उनका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं था तो लोगों को बहुत आश्चर्य भी हुआ। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई पहले जिस तरह से सब लोग मिल बैठ कर के निर्णय लेते थे तो अब एक ही व्यक्ति की चल रही है क्या? तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संभाला है और सफलता दर सफलता दिलाते चले गए हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें वही लोग रहेंगे जो सबसे शीर्ष नेता की चॉइस होती है। इसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है। और सीईसी का भी गठन हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा। जो चुनाव समिति होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में 11 सदस्य, चुनाव समिति में 15 सदस्य, और ये सारे 11 सदस्य उस 15 सदस्यों में भी होते हैं। तो और 4 और दूसरे सदस्य भी हैं। तो अगर हम बात करें कि किन्हें नहीं लिया गया है, किन्हें लिया गया है, उसके बाद वो बाद तो में पहले तो आप देखिए कि चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सबसे मेजर एक्सक्लूजन जो है, जैसा कि आपने बताया, नितिन गडकरी का है। अब नितिन गडकरी साहब के अलावा जो दूसरा एक्सक्लूजन है वो शिवराज सिंह चौहान का है। ये दोनों ऐसे नेता थे जो आप ये कह लीजिए कि पुरानी बीजेपी से चले आ रहे थे। यानी कि जो बीजेपी 2014 के पहले, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे और उस वक्त जो केंद्र में लोग हुआ करते थे, उस दौर के ये लोग थे। उनमें से सिर्फ एक अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, राजनाथ सिंह। और 2009 से पार्लियामेंट्री बोर्ड में नितिन गडकरी थे, वो नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान 2010 से थे, अब वो भी नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि गडकरी ने बातों बातों में ही ये बात कही थी कि राजनीति अब मेरे लिए अपनी चार्म खोती चली जा रही है, अपनी प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। कहीं ना कहीं एक डिजेक्शन उनके अंदर था कि वो राजनीति को जिस तरह से सोचते थे वैसा है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि आजकल तो सत्ता बस बने रहने के लिए कोशिशों में लगाना है, जन कल्याण के लिए तो आजकल कोई काम करता नहीं है, केवल अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए। तो इस तरह की बेबाकी क्या इस फैसले के पीछे है और क्या वो पॉलिटिक्स उनके लिए चार्म लूज कर रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उसको वहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या इस आधार पर निर्णय तो नहीं लिया गया है? और ये तमाम बातें अटकलों में आ रही हैं कि एक विकल्प के तौर पर उसी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। वो भी ब्राह्मण चेहरा है, नागपुर से ही हैं और संघ के उतने ही कृपा पात्र भी हैं। आपको याद होगा साल 2014 में जब मुख्यमंत्री का चयन होना था महाराष्ट्र के, तो उस वक्त भी लगा था कि नितिन गडकरी केंद्र से वहाँ भेज दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और बहुत ही कम लोगों को अंदाज़ा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, जो कि रिलेटिवली यंगर चेहरा हैं, उनको लाया गया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। इस बार फिर उन्हें एलिवेट किया गया है और चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड से इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो ये तो हुई फडणवीस और गडकरी जी की कहानी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जहाँ तक सवाल है,
तो आप इसको महसूस कीजिए हिमांशु की जो उनकी चमक थी, बैक टू बैक विक्ट्रीज दिलवा रहे थे वो मध्य प्रदेश में, वो चमक जब 2018 में चुनाव वो हार गए तो थोड़ी मध्यम हुई। देखिए बहुत प्रोमिनेंट ओबीसी चेहरा वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जीत, लेकिन भले ही अंतर थोड़ा कम था लेकिन वो हार गए। उसके बाद फिर वो विपक्ष में रहे, फिर जोड़ तोड़ करके मतलब सिंधिया इस तरफ आ गए, अपने साथ विधायकों को लेकर के आ गए, फिर जोड़ तोड़ करके सरकार फिर से मुख्यमंत्री को बना दिए गए। और आज की डेट में इस पूरे प्रकरण में मध्य प्रदेश में एक अलग भारतीय जनता पार्टी का गुट है जिसका नाम है सिंधिया गुट। पहले सब कुछ होता था शिवराज गुट, अब वहाँ एक सिंधिया गुट है, एक शिवराज गुट है, और चुनाव भी आने वाले। तो एक संदेश दिया गया है मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान ही सब कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी को जितवाना है, और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान या कोई भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ये संदेश सिंधिया कैंप को, क्योंकि अब सिंधिया भी एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, अपने साथ विधायकों को लाने में, तोड़ने में, जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो यानी कि शिवराज कैंप और सिंधिया कैंप दोनों मिलकर जिताएं। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिताएं, और सिंधिया कैंप को ये बता दिया गया है कि आप हतोत्साह न हो कि भाई वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, मुख्यमंत्री कभी बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, या फिर जीत जाती है बीजेपी इस बार फिर से पांचवी दफा मुख्यमंत्री कहीं शिवराज जी ही तो नहीं हो जाएंगे। तो एक संदेश वहां पर ये दिया गया। और जो लोग शामिल किए गए हैं, येदियुरप्पा जी हो तमाम, और नए चेहरे भी बहुत सारे आए हैं, हाँ, उनको लेकर भी एक है कि आखिरकार इनको ही क्यों, वो बैलेंसिंग है। हाँ। जैसे कि मध्य प्रदेश का मामला आया, कर्नाटक में अब चलिए, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा को ज्वाइन कराने पर बहुत बहस हो रही है। येदियुरप्पा देखिए लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं, इस बात को यकीन मानिए। 2018 का जो विधानसभा चुनाव पिछला था, मैं कवर कर रहा था वहाँ, और कहीं भी गया येदियुरप्पा अपने आप में बहुत मजबूत लिंगायत नेता। लिंगायत और वोकालिगा दो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, और लिंगायत संख्या में थोड़े ज़्यादा हैं वोकालिगा से, और उनके सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा। पिछले साल उनको पद छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री का, जब सरकार गिरी कांग्रेस की, तो ये मुख्यमंत्री बन गए थे, इन्होंने सरकार गिराई, बने, और उसके बाद फिर छोड़ना पड़ा पद, और बोम्मई को बना दिया गया। अब बोम्मई जो है वो ओबीसी चेहरे हैं, वहाँ ओबीसी की राजनीति है, तो जाहिर है उनको बनाया गया। तो येदियुरप्पा को ये यकीन था कि उनका जो लड़का है उसे तो जगह मिल जाएगी बोम्मई कैबिनेट में, लेकिन उसके लड़के को भी नहीं दी गई जगह। और जब नहीं दी गई जगह, और लड़का खासा पॉपुलर है, उसी सीट से वो जीत करके आया है शिमोगा, जिससे कि येदियुरप्पा जीतते हैं, और उनके 2 लड़के हैं वहाँ, दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो नाराज़ चल रहे हैं। और देखिए अगर येदियुरप्पा नाराज़ हैं आपसे कर्नाटक में, और अपना फुल फोर्स वो नहीं लगाते हैं पार्टी की जीत में, तो नुकसान होगा। आज की तारीख में 89 साल के हैं वो, बावजूद इसके कोई नया नेता सामने से आ गया हो और लिंगायतों में वो येदियुरप्पा के कद को चुनौती दे दे, ऐसा नहीं है। वन मैन आर्मी बने हुए, वो बने हुए होता है, ऐसा कम्युनिटीज़ में ख़ास तौर पर होता है। तो लिंगायत समुदाय जो है उसके सबसे बड़े नेता, तो एक मैसेज देना जरूरी था लिंगायत समुदाय में, और वो मैसेज, क्योंकि आपने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना रखा है तो ऑब्वियसली उनको एक मैसेज है, लिंगायत को एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, और वो मैसेज दिया गया। भले ही उनके लड़के को नहीं लिया गया, लेकिन उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करा लिया गया। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो अमूमन 75 साल के बाद पद ज़रा मुश्किल से देते हैं, लेकिन देखिए 89 साल में उनको ये माफ़ करेंगे 79 साल में उनको ये पद दिया गया है। तो ये हो गई लिंगायतों को खुश करने की बात। दूसरी बात ये भी है कि बीएल संतोष कर्नाटक से ही हैं, और इन दोनों के बीच थोड़ी अंदरिया खींचतान चलती रहती है। ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण वहाँ पर बहुत निर्णायक वोट बैंक नहीं है, उन्हें लिया गया है। तो जाहिर है कि बैलेंसिंग ये करनी थी। तो अगर बीएल संतोष आ रहे हैं
तो फिर जाहिर है कि उसके लिए येदियुरप्पा के लिए भी जगह बनानी थी, तो वहाँ बनाया गया। और इसी प्रकार का एक बैलेंसिंग किया गया असम में। असम में हेमंत बिस्व शर्मा को पद मिली क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल ने खाली किया। शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक नया कैचमेंट एरिया है बीजेपी के लिए, वोट का जहाँ तक सवाल है। उन्होंने असम के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं सबों में सरकारें बनाई हैं और उनकी कोशिश है कि बहुत मजबूत रहे। तो हेमंत बिस्व शर्मा को कंट्रोल में रखना है। वो देखिए दूसरी पार्टी से आते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है, वो कांग्रेस से आए हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भी फैक्शन है। 5 साल मुख्यमंत्री रह करके आए हैं सर्बानंद सोनोवाल वहाँ, तो जाहिर है कि एक फैक्शन है वहाँ पे जो कि सोनोवाल समर्थक होगा, तो उन्हें भी संदेश दिया गया है और सोनोवाल को शामिल किया गया है। एक अच्छे नेता है माने जाते हैं और चॉइस भी प्रधानमंत्री के रहे हैं हमेशा से। शुरुआत में ही जब वो यहाँ से भेजे गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अरे असम के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं सोनोवाल, लेकिन ऐसा हुआ था और फिर देखिए उसी व्यक्ति को अब फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना लिया गया। तो कुल मिलाकर साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर मिडिल की हिंदी बेल्ट की बात करें, हर जगह से एक संदेश देने की कोशिश, एक व्यक्ति वहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो जातिगत एक वो है उसको भी साध सके। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो नई टीम बनाई है 2024 के मद्देनज़र, हम समझ रहे हैं इसको, वो साधने की कोशिश की है। देखिए अव्वल तो चुनाव हैं अगले ही साल कर्नाटक में, हाँ राज्यों के हैं, मध्य प्रदेश में राज्यों के, तो एक तो वहाँ के हिसाब से भी किया गया, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हिसाब से किया गया। दूसरा जाहिर है जैसा कि आपने बताया 24 के चुनाव हैं। तीसरा इसमें ये चीज़ और दिखाई पड़ी कि पहले क्या था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह में भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होती थी। अब फर्ज करें 2014 में जब अमित शाह ने गठन किया था तो उस वक्त सुषमा जी थी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी खुद, तो इस तरह से इस संख्या को घटाया गया। अनंत कुमार, 4 ब्राह्मण हुआ करते, तो वो संख्या घटाई गई। एक तो ये किया गया है और ओबीसी की तरफ ले जाया गया है। देखिए लक्ष्मण को, जो कि तेलंगाना में पार्टी को फैलाना है और बीजेपी को लगता है कि वो एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश स्थिति आने वाले दिनों में मजबूत होगी ही, क्योंकि वहां पर विपक्ष बहुत मजबूत, कांग्रेस नहीं उन्हें दिख रहा है। उन्हें लगता है कि एक सैचुरेशन आ रहा है टीआरएस का, केसीआर के नेतृत्व में जो चल रही है, तो वहाँ पर जगह बन रही है। तो ओबीसी वोट बैंक वहाँ जो है उसके लिए के लक्ष्मण को जगह दी गई है। हरियाणा की सुधा यादव, उनको शामिल कराया गया है, करगिल युद्ध में उनके पति मारे गए थे। तो ओबीसी की तरफ ले जाना है पार्टी को, ये इम्पोर्टेंट है। 2 ओमिशंस है जिसका कि आखिर में बात करना जरूरी होगा, जिन्हें ड्रॉप किया गया। एक शाहनवाज हुसैन थे चुनाव समिति में, बिहार से, तो उन्हें जाना पड़ा है। और दूसरा ट्राइबल चेहरा के तौर पर जोएल ओराम थे, तो उन्हें भी जाना पड़ा है। ये 2 ओमिशंस हैं। नए नए लोग लिए गए हैं, कम जाना जाता है जिन्हें वैसे लोग भी शामिल कराए गए हैं। भूपेंद्र यादव भी शामिल कराए गए हैं, लेकिन उनके अलावा जो लेसर नोन फेसेस हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो एक कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह नंबर 1 और नंबर 2 दोनों हैं सरकार और संगठन में, तो उनकी अपनी एक चॉइस है, अपनी एक टीम है और एक सोच के तहत ये टीम बनाई गई है, जो कि 2023 और 2024 और यूँ कह लीजिए कि 2022 भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, भी चुनाव है ना, बाकी राज्यों के अलावा हिमाचल वगैरह में भी है, लेकिन गुजरात में चुनाव है। तो गुजरात के चुनाव से ये मान लिया जाता है कि फिर वो चुनावी मौसम आ जाता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपको फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद फिर कर्नाटक में चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद तो फिर 24 का चुनाव सामने आ जाता है। तो ये टीम गठित कर ली गई है, थोड़ा अपर कास्ट से हटा करके टीम को ओबीसी की तरफ ले जाया गया है, यंगर चेहरे लाए गए हैं। पुराने जितने थे, अब यूँ समझ लीजिए कि राजनाथ सिंह को छोड़ करके और कोई व्यक्ति पुराने में से अब नहीं है। तो एक नया रिकास्ट किया गया है बीजेपी को, और देखना यह है कि ये जो नई टीम है क्या उसी तरह से, क्योंकि सबके आगे आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो ऑब्वियसली ये जो वो करिश्मा तो अलग ही है। उनके आगे तो किसी की न चलती
है, ऐसा कहा भी जा रहा है, वरिष्ठ नेता पार्टी के कह रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि जनता की पसंद भी उनके आगे कोई ना विपक्ष का ना पक्ष का लोकतंत्र में ज्यादा बात है, पसंद नहीं है। लोकतंत्र में सिंपल है, अगर आपके पास वोट है, अगर आपके नाम पर मैं जीत रहा हूं तो फिर आपकी चलेगी। बहुत सिंपल। सही बात है, मोदी लहर तो अपना उसका करिश्मा है। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि ये जो नई टीम तैयार हुई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।